Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing the highway and traffic engineering, and especially we were discussing the design part. So, in that lecture or in our previous lecture, we have discussed the theoretical aspects of flexible payments. यानी कि वो यानी कि एक तरह से आप कह लें कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थ्योरी है डिजाइन की लास्ट लेक्चर में हमने वो डिस्कस की थी सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर based on our previous theoretical concepts we will try to solve one or two problems of flexible payment design. All right, so this was the theory which we have discussed in the last lecture. I hope you all are familiar with all these slides. This was the number of alternate of this equation, log of W18. ठीक है, तो अब हम चलते हैं ये हमारे पास डिजाइन एग्जांपल, लेकिन डिजाइन एग्जांपल जो है मैं इसको बुक से अगर आपसे शेयर करूं, एक न्यू शेयर बुक, ऑलराइट, हाँ जी, बुक नजर आ रही है सबको? ये बुक आई होप सबको नजर आ रही है आपको, ऐसा ही है? जी सर। चलें, सो जी सर नजर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। चलें, दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड आप एक तरह से कह ले सिंपलर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, और इसमें हमने स्ट्रक्चरल नंबर डिटरमिनेट करना है, यानी कि फाइंड करना है। और स्ट्रक्चरल नंबर की अगर आपको इक्वेशन याद हो, जिसमें हमने लिखा SN इज इक्वल टू A1 D1 A2 D2 M2 इसी तरह से एंड सो ऑन, मतलब इस तरह की इक्वेशन थी हमारे पास। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है 4.1, अगर आप लोग अपनी आसानी के लिए अपने रजिस्टर्स खोल के उसको सॉल्व करना चाहें तो आप साथ साथ कर सकते हैं, आई कैन गाइड यू। यानी कि मैं गाइड तो वैसे ही करता रहूंगा, लेकिन आप लोग साथ साथ सॉल्व करना चाहें तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। ये वाला प्रॉब्लम यानी कि हमारे जो पेमेंट डिजाइन है वो डिफरेंट तरह से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है एक है कि हम स्ट्रक्चरल नंबर हमने डिटरमिनेशन पे करना है। अगला प्रॉब्लम हमारा होगा, उसमें हमने आई थिंक लेयर थिकनेस फाइंड आउट करनी है। सॉरी, इसमें रिलायबिलिटी असेसमेंट है और लेयर थिकनेस वाला भी आगे है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को। अ पेमेंट इज टू बी डिजाइन्ड टू लास्ट 10 इयर्स। ठीक है, मैं अगर साथ में एक अपने पास नोट खोल लूं, जिसे आप कहते हैं ना गिवन डेटा, गिवन डेटा को जस्ट नोट करूं, तो 4.1 एग्जांपल है हमारी। ठीक है, और डिजाइन लाइफ कितनी है हमारी? 10 इयर्स। ठीक है, द इनिशियल पीएसआई इज 4.2, इनिशियल पीएसआई, ठीक है, पीएसआई इज 4.2 and the final PSI is determined to be 2.5. So what do we mean by TSI जो है ना, यानी कि TSI ब्रैकेट में लिखा हुआ है the final PSI। तो अगर TSI यहाँ पे मेंशन ना भी हो तब भी हमें पता है कि ये जो है ये TSI ही है। ठीक है, तो TSI is 2.5। ठीक है, और the subgrade has a soil resilient modulus of, यानी कि MR मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट जो कितना है, दैट इज 15,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, एंड रिलायबिलिटी इज 95%,
R कितना है हमारे पास 95%, ठीक है, विद एन ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन S नॉट कितना है, ये है 0.4. फॉर डिजाइन द डेली कार पिकअप ट्रक एंड लाइट वैन ट्रैफिक इज 30,000. इन शॉर्ट जो लाइट ट्रैफिक व्हीकल्स हैं या LTVs हैं वो कितनी है हमारे पास, these are 30,000. And the daily truck traffic consists of 1,000 passes of single unit truck, ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है कि 2 single axles and 350 passes of tractor semi trailer trucks with single tandem and triple axles. यानी कि इनका ये हमने बड़े यानी कि प्रिसाइजली ये चीजें कैलकुलेट करनी है. तो ट्रक कितने हमारे पास 1000 पासेस हैं ऑफ सिंगल यूनिट ट्रक, ठीक है, सिंगल यूनिट ट्रक. और इसी तरह विद 2 एक्सल या टेंडम एक्सल हम ले सकते हैं, साथ में 350 पासेस ऑफ ट्रैक्टर सेमी ट्रेलर ट्रक विद सिंगल टेंडम एंड ट्रिपल एक्सल्स, ठीक है, और एक्सल्स वेट जो है ये हमें गिवन है, ये सारा नीचे गिवन है. तो इसमें उसने बताया हुआ है कि कार पिकअप्स लाइट वैन्स कितने हैं जी, 2000 पाउंड सिंगल एक्सल्स, ठीक है, 2000 पाउंड सिंगल, हर एक्सल का वजन कितना है जी 2000 पाउंड. और सिंगल यूनिट ट्रक जो है उसका 8000 पाउंड है. 8000 पाउंड किसका, स्टीयरिंग एक्सल का. अब आपको पता होगा एक होता है स्टीयरिंग एक्सल और एक होता है ड्राइविंग एक्सल या ड्राइविंग. अब स्टीयरिंग एक्सल और ड्राइविंग एक्सल में डिफरेंस आई होप सब पता होगा, अगर नहीं पता तो वो सुन ले. स्टीयरिंग एक्सल जिस पे ये ड्राइवर बैठा होता है आगे वाला एक्सल, ठीक है, तो वो हो गया, उसे स्टीयरिंग एक्सल कहते हैं. और जो पीछे वाला एक्सल जिस पे ज्यादा जिन टायर्स पे या जिस एक्सल से ज्यादा लोडिंग होती है उसे हम ड्राइव एक्सल कहते हैं, ठीक है. और इसी तरह ट्रैक्टर सेमी ट्रेलर ट्रक्स इनका जो चूंकि उसने बताया हुआ है कि इसमें कितने टेंडम एक्सल यानी कि 3 एक्सल्स हैं, तो 3, एक होगा स्टीयरिंग एक्सल, 2 उसके पीछे वाले, ठीक है. तो जो टेंडम एक्सल है उसमें उसका वेट 16,000 पाउंड बताया है, और जो ट्रिपल एक्सल जो उससे पिछला है वो उसमें उसका वेट 44,000 पाउंड जो है उसका वेट है, ठीक है. M2 एंड M3 आर इक्वल टू 1, ठीक है. ये चलें जो ट्रैफिक का डेटा है ये इधर ही रहने देते हैं क्योंकि ये मैं नोट नहीं कर रहा, काफी ज्यादा है, गिवन डिटेल में गिवन है, ठीक है. लेकिन जो नीचे चीजें हैं M2 एंड M3 इज इक्वल टू 1, ठीक है. क्योंकि वो कह रहे हैं कि फॉर मटेरियल द पेमेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है तो वो कह रहे हैं ठीक है इनका M1 और M2 जो है सेम है. 4 inches of HMA is to be used as bearing surface. It means कि हमारे पास हमें पता है कि पेमेंट की जो सरफेस है उसकी टॉप मोस्ट लेयर जो है उसे हम कहते हैं बेयरिंग सरफेस, ठीक है. तो बेयरिंग सरफेस का वो कह रहे हैं कि कितने 4 इंचेस. तो इट मींस कि उसकी जो हमारे पास D1 है, जो हमारा स्ट्रक्चरल नंबर का फार्मूला क्या है, अगर मैं इधर पीछे जाऊं ये है, ठीक है. D1 क्या है कि वो द थिकनेस ऑफ बेयरिंग सरफेस बेस एंड सब बेस एरियाज इन इंचेस, ठीक है. और साथ में कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि D1 हो जाएगा किसका, बेयरिंग कोर्स का, बेयरिंग सरफेस की थिकनेस. D2 इज द थिकनेस ऑफ बेस, D3 इज द थिकनेस ऑफ सब बेस, ठीक है. सो लेट मी नोट डाउन ऑल दीस थिकनेसेस. D1 कितने हैं 4 इंचेस, D2 कितने हैं, अच्छा 4 inches of and 10 inches of crushed stone and base, sub base, sorry. तो इसमें वो कह रहे हैं कि दोनों की थिकनेसेस जो है ना सब बेस की वो बता रहा है कितना 10 inches, ठीक है. Determine the thickness required for the base if soil cement is the material to be used, ठीक है. बेस की हमने निकालनी है, तो इट मींस D3 गिवन है
D2 हमने निकालना है, ठीक है। D3 गिवन है और D2 जो है सब बेस उसने दे दिया हुआ है और D2 का यानी कि बेस का बता रहा है, तो बेस हमें पता है कि दिस इज D2, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, डिटरमिन द थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर द बेस इफ सॉइल इज द मटेरियल। अच्छा, हमने बात की थी इस प्रॉब्लम के स्टार्ट में कि हमने कहा दिस इज द स्ट्रक्चरल नंबर डिटरमिनेशन, ये उस बेस पे है ये प्रॉब्लम, ठीक है, ये उसको फोकस कर रहा है। तो अगर हम इक्वेशन को देखें, पीछे जो स्ट्रक्चरल नंबर की इक्वेशन 4.3, वो क्या है जी, Sn, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ, A1 D1 A2 D2 M2 प्लस A3 D3 M3, ठीक है। तो आई होप कि आप में से काफी सारे लोग प्रॉब्लम को साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, अब आप राइट कर रहे हैं। जी, अब स्ट्रक्चर जहां से समझ ना आए आप रोक के वहीं से पूछ लें, क्लियर कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं खुद भी प्रॉब्लम को साथ साथ जो मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है या जो जो ट्रिक हमें यूज करनी है वो मैं लिख रहा हूँ, बाद में मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अपने समझने के लिए अभी करेंगे और साथ जहां समझ नहीं आएगी मैं बताता रहूंगा, तो जो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। अब हमने एक इक्वेशन हमारे सामने है, ठीक है। कौन सी, ये वाली। मुझे बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन इसलिए करना पड़ रहा है कि मतलब मैं कॉन्शियस हूं कि आप सब ने ये इक्वेशन नोट की है या नहीं, या बाकी जो गिवन डेटा है वो। तो अब वो कह रहे हैं बिकॉज़ द एक्सेल लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर प्रेजेंटेड इन टेबल 4.1, 2 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो ट्रैफिक के का ये जो गिवन डेटा है हमारे पास, ये वाला सारा, ठीक है। इसमें इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सेल लोडिंग को ईजरल में कन्वर्ट करना है, यानी कि इक्विवेलेंट एक्सेल, ये जो सारे के सारे एक्सेल लोडिंग है, ठीक है। अब डिफरेंट है, किसी का वेट डिफरेंस है, तो हमने इन सब को कन्वर्ट करना है ईजरल्स में, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट कर, यानी कि हाँ, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ से इक्विवेलेंसी फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। इन टेबल से हमारे पास इक्विवेलेंसी फैक्टर्स आएंगे। तो 4.1, 2 और 3 की तरफ मूव करने से पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चरल नंबर हम इनिशियली अज्यूम करते होते हैं, ठीक है। अगर गिवन ना हो तो हम अज्यूम करते हैं, और अज्यूम नॉर्मली कितना करते हैं, वो हम 4 या 5 के दरमियान कुछ भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि आप 4 करें, ठीक है। तो हम भी अज्यूम करते हैं कि अज्यूमिंग Sn is equal to 4, ठीक है। A typical assumption is to let structural number 4. This is, ये आपके लिए एक तरह से आइटरेशन है। अब आप में से आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमने 4 ही अज्यूम क्यों किया। ये तो चले ठीक है जी, मतलब हमारे जो डिजाइन गाइडलाइंस है वो कह रही है आप इनिशियली अज्यूम 4 करें, 5 तक कर सकते हैं। जब हम एक्चुअल जो स्ट्रक्चरल नंबर जब एंड पे फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें अगर हमारा ये जो स्ट्रक्चरल नंबर जो हमने अज्यूम किया है, assumed प्लस एक्चुअली कैलकुलेटेड हमारा स्ट्रक्चरल नंबर, वो हम देखेंगे अगर वो इसके करीब करीब है फिर तो ठीक है। अगर करीब नहीं है तो फिर हम जो नया कैलकुलेट हुआ होगा उसको लेके फिर दोबारा से कैलकुलेशन को अपनी रिपीट करेंगे, ताकि हम एक्चुअल स्ट्रक्चरल नंबर की तरफ मूव कर सकें, ठीक है, या उसको फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, स्ट्रक्चरल नंबर हमने 4 अज्यूम कर लिया। Given this, the 18 kip equivalent single axle load for car pickups and light vans, वो कितना है जी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कार पिकअप एंड लाइट वैन्स का उसने बताया हुआ है कि हमारे पास ये चीज, इसका नंबर जो था वो डेली पासेस कितने थे, 30,000, और इनका जो एक्सेल लोडिंग थी वो था 2,000, ठीक है। तो ये टेबल 4.1 से वो कह रहा है कि हमारा, हमने ये जो इक्विवेलेंसी फैक्टर देखा 2 किप क्यों कह रहा है ये, ठीक है, कि 2
2000 पाउंड है ना, तो 2 किप हो जाएगा, किलो पाउंड हो जाएगा, ठीक है। 2 किप सिंगल एक्सेल्स, 2 किप सिंगल एक्सेल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये फैक्टर अब हम मूव करते हैं सब किसकी तरफ, टेबल 4.1 की तरफ, कि इज इट ट्रू कि ये जो हमारा 0.002 है यही आता है टेबल 4.1 से। तो ठीक है जी, 30,000 है यहाँ पे और 2 के लोडिंग है, ठीक है। तो टेबल 4.1 ये है जी हमारा टेबल 4.1, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि एक्सेल लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। एक तो ये चीज है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट हमें इंश्योर करनी है, दूसरा सिंगल एक्सेल, और टीएसआई कितना 2.5। अगर आपका टीएसआई 2.5 नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में गिवन था कि पीएसआई 4.2 है और टीएसआई 2.5 गिवन है, तो फिर इट मींस कि ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। और एक्सेल लोडिंग हमारी, एक्सेल लोड कितना था 2 किप, यानी कि 2000 पाउंड था। तो 2 किप ये पहला है, ठीक है। 2 के अगेंस्ट अगर हम आए, स्ट्रक्चरल नंबर हमने ज्यूम कितना किया था 4, ठीक है। तो ये देखें 0.0000, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, 0002। तो एक तो हमारे पास जो इक्विवेलेंसी फैक्टर आ गया कार्स के लिए, वो आ गया कितना जी 0.0002, ठीक है, ये वाला। तो एक चीज तो वेरीफाई होगी। इसी तरह मैं अब मूव करता हूँ, दिस गिव्स एन 18 किप इजल टोटल ऑफ 0.0004 फॉर ईच व्हीकल। वो कैसे के 2 किप, यानी कि हमने यहाँ पे कहा कि 2 into 2000 पाउंड, ठीक है। तो वो जो हमारा था क्या 0.0002, ये इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 2 से, ठीक है। तो इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0.0004 इसका जो है हमारे पास फाइनल 18 की जो इसका जो है वो इक्विवेलेंट फैक्टर बन गया, ठीक है। ये फैक्टर बना है। इसी तरह अब हम ऊपर आते हैं, सिंगल यूनिट ट्रक, ठीक है। सिंगल यूनिट ट्रक है और साथ में 8 किप उसका जो है लोड है, सिंगल जो एक्सेल लोडिंग है वो 8 किप है। तो 8 किप के अगेंस्ट में देखता हूं कि कितना आ रहा है मेरा फैक्टर, मैं टेबल 4.1 से देखता हूं, ठीक है। तो 8 किप और इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 4 है, तो ये आप आ जाए इधर 0.041। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। अच्छा 0.041, अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, यही है एग्जैक्टली 0.041। तो ये इसके आ गया इक्विवेलेंसी फैक्टर। इसी तरह अब मैं मूव करता हूँ किसके लिए 22 किप के लिए। तो अगेन मैं 4.1 टेबल देखूंगा, 22 किप, इसके अगेंस्ट अगर आप आए यहाँ पे तो 2.09, ठीक है, 2.09 और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास फैक्टर्स 2.09, ठीक है, टेबल 4.1 रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा ये तीनों फैक्टर्स हैं हमारे, वेरीफाई भी हो गए पीछे से। दिस गिव्स एन 18 किप इजल ऑफ, अब हमने इन सबको सम कर देना है, यानी कि सम करेंगे कैसे, सम करें आप इसको 18 किप इजल्स को, यानी कि इन सारे फैक्टर्स को जो आपने कैलकुलेट किए हैं इनको सम करें 0.004 0004, इसी तरह प्लस 0.041 प्लस 2.090, ठीक है। तो इन सबको अगर आप सम करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.131, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल यूनिट ट्रक्स के लिए 18 किप, यानी कि आपने उस ट्रैफिक को कन्वर्ट कर दिया किसमें, यानी कि आपने एक तरह से कार्स को भी, कौन सी कैटेगरी को, कार्स, पिकअप, लाइट वेन्स और इसी तरह सिंगल यूनिट ट्रक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इजल्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम हमारा कंसर्न है नेक्स्ट किससे, ट्रैक्टर सेमी ट्रेलर ट्रक्स, यानी ये जो बड़ी गाड़ी है इन शॉर्ट, ठीक है। अब
मूव करते हैं जी बड़ी गाड़ियों की तरफ, तो इसमें पहला जो हमारे पास है, जो हमारा देखने वाला है, वो है सेमी, इसमें 10,000 पाउंड यानी कि 10 कीप स्टीयरिंग और सिंगल एक्सल। ठीक है, तो अगेन सिंगल एक्सल के लिए हमारा जो टेबल 4.1 यूज करेंगे, टेंडम एक्सल के लिए 4.2, ट्रिपल एक्सल के लिए 4.3 टेबल। ठीक है, तो सिंगल एक्सल और 10 कीप के अगेंस्ट अगर हमें देखूं, सिंगल एक्सल, ठीक है, सिंगल एक्सल और 10 कीप, 10 ये है जी। ठीक है, तो ये आ गया जी 0.102, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक चीज हो गई, ये देखें 0.102 टेबल 4.1। इसी तरह 16 की टेंडम एक्सल। ठीक है, तो इसके लिए चूंकि टेंडम एक्सल है, हम टेबल 4.2 यूज करेंगे। ठीक है, पीछे है जी 4.2 पे एक्सल लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट टेंडम एक्सल। ठीक है, टेंडम एक्सल, और अब हम हमारा कितना था 16 की, यहां से 16 की था, यहां से था स्ट्रक्चरल नंबर 4, तो 16 के अगेंस्ट में आता हूं इधर नीचे 0.057। ठीक है, एक हमारा जो फैक्टर है वो ये आ गया 0.057। मुझे जरा इसको जूम करने दें, और ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन चलें। अच्छा, अब ठीक है, 0.057। ठीक है, 0.057। अब अगला है जी हमारा 44 की और ट्रिपल एक्सल। ठीक है, तो ट्रिपल एक्सल है, तो इसके लिए हम टेबल 4.3 को देखेंगे। पीछे आए 4.3 एक्सल लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट ट्रिपल एक्सल, तो ट्रिपल एक्सल आएगी 44 की, और यहां से ये जो आपका स्ट्रक्चरल नंबर है 4, तो ये आ गया 0.769। ठीक है, तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया 0.769। तो ये यहां से आपको टेबल देखने की समझ आ गई। हाँ जी, जी सर, समझ आ गई। अच्छा, अब क्या करें आप, इन तीनों को भी सम अप कर लेंगे। ये जो तीन फैक्टर्स आपने देखे हैं 0.102 प्लस 0.057 प्लस 0.769, इन तीनों को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.928। ठीक है, तो ये आपके पास एक और दूसरा फैक्टर आ गया। तो ये देखेंगे, इसने भी सम कर दिया। नोट द कंपैरेटिव स्मॉल एफर्ट्स ऑफ कार एंड अदर लाइट व्हीकल्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है कार्स का वो छोटा है इन टर्म्स ऑफ 18 के। ठीक है, क्योंकि वो 0.0002 है। This small effect underscores the non-linear relationship between axle load and payment damage. ठीक है, यानी कि इसका इतना खास असर नहीं होता किस पे, वो उसके जो लीनियर रिलेशनशिप है या उस पे, तो वो वैसे ही आपकी जैसे इंफॉर्मेशन के लिए आप जैसे इस चीज को नोट करें। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम टेबल 4.1 स्ट्रक्चर नंबर 4, a 36 कीप सिंगल एक्सल हैज 14.4 टाइम्स, वो जस्ट बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। Given the computed 18 kip diesel, the daily traffic on the highway produces on 18 kip diesel total of 2467.8। अच्छा, अब हम देखते हैं what is this 2467.8 into 0.00004 की तो समझ आती है कि ये है वो जो हमने ऊपर से फैक्टर देखा था एक, फिर इसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस देन
2.131 ये भी हमने फैक्टर ऊपर देखा है, यानी कि 0.0004 मल्टीप्लाई बाय 30,000 कौन सा जो क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला 30,000 पासेस थी, ठीक है। इसी तरह 2.131 कौन सा, ये जो तीन फैक्टर्स हमने सम अप किए हैं, सॉरी ये 0.0004 0.041 और 2 वाला, इन तीनों को सम अप किया 2.131, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। 1000 कहाँ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये 1000। इसी तरह आप नीचे आए 0.928, यानी कि इन तीनों को जब आपने सम अप किया और इनकी जो पासेस थी वो कितनी थी 350। ये भी ये एग्जांपल में यहाँ पे ये अपने प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। तो ये हम निकाल रहे हैं क्या, इसका द डेली ट्रैफिक 18 के द डेली ट्रैफिक ऑन द हाईवे प्रोड्यूसेस एन 18 के ईजल टोटल ऑफ, ठीक है। तो यो उसने क्या किया है कि ये जो 2467 है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आया है, यानी कि टोटल ईजल्स उसने निकाल लिए हैं। आई समझ के वो जो आपके पास फैक्टर आया था, फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पासेस, इसी तरह दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पासेस, इसी तरह थर्ड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पासेस, ये आपके पास आ गए टोटल ईजल्स एक दिन के लिए। आई समझ, ये है सिर्फ एक दिन के लिए। अब अगर आपने एक चीज नोट की हो, कौन सी चीज, वो ये चीज के उसने हमें डिजाइन लाइफ बताई थी कितनी, 10 इयर्स, ठीक है। डिजाइन लाइफ थी 10 इयर्स और हर साल में हमें पता है 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर को, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल रिजल्ट हमारे पास आए थे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो हमारे पास 18 के ईजल्स आ जाएंगे। यानी कि अब ये आ गया कितना, सॉरी यहाँ तक, ठीक है, 9 आई थिंक इट्स 9 मिलियन 18 के ईजल्स आ गए, 9 मिलियन ईजल्स आ गए, सिंपल इज दैट। यानी कि इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोडिंग हमारे पास आ गई 9 मिलियन, ठीक है। 90,07,470 ये हमने बता दिया कि 10 साल में इस पेमेंट पे जो ईजल्स हैं वो इतने ईजल्स आएंगे रिगार्डलेस ऑफ द ट्रैफिक। चूंकि हमने सारी ट्रैफिक को कन्वर्ट कर दिया ईजल में और हमने 10 साल के लिए बता दिया कि इस पे इतने स्टैंडर्ड एक्सेल के जो है ना एक्सेल्स हैं वो पास करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सुन रहा है? यस जी सर, सर। क्लियर है यहाँ तक। ऑलराइट, तो अच्छा फिर हम आते हैं जी किसकी तरफ। आगे उसने बताया हुआ कि इनिशियल पीएसआई हमें गिवन है 4.2, टीएसआई गिवन है। तो डेल्टा पीएसआई का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, और नहीं याद तो मैं आपको पीछे से कहीं से दिखा देता हूं। डेल्टा पीएसआई ये बताया हुआ है, द अमाउंट ऑफ सर्विसिबिलिटी लॉस, ठीक है। तो डेल्टा पीएसआई निकलता है कैसे, इनिशियल पीएसआई माइनस टीएसआई। मैं अगर पीछे जाऊं, अच्छा छोड़े यार, ये सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, मैं आपको शो नहीं भाई, जिसके बाद ये मोहम्मद हारिस अपना माइक ऑफ कर दें, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर के बाद में आप सुनेंगे तो आप खुद ही तंग होंगे इससे। तो 4.2 माइनस 2.5 आप करें तो इट विल गिव यू 1.7। 4.2 माइनस 2.5 इट विल गिव यू 1.7, यानी कि डेल्टा पीएसआई
is equal to it is equal to PSI minus TSI, ठीक है, present serviceability index minus terminal serviceability index, तो ये आ गया 1.7। अब अगर सॉल्विंग इक्वेशन 4.3 फॉर स्ट्रक्चरल नंबर, ठीक है, 4.3 इक्वेशन कौन सी है जी? 4.3 स्टार्ट में स्ट्रक्चरल नंबर की ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, Sn is equal to A1 D1 A2 D2 M2 A3 D3 N3। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्योंकि मैंने डेटा जो है नोट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर अपने पास देखूं स्ट्रक्चरल नंबर हमने एज्यूम किया हुआ है कितना 4, ठीक है, इसी तरह A1 और D1 A1 A2 A3 के ये क्लियर कोएफिशिएंट्स है, ये तो हम टेबल से देखेंगे, इसका मसला नहीं है। फिर हम आते हैं जी A1 A2 A3 हो गया, D1 D2 D3, D1 D2 D1 हमें गिवन है 4 इंचेस, इसी तरह D3 हमें गिवन है 10 इंचेस और D2 हमें फाइंड आउट करना है। अब आगे बात किसकी? M2 M3 की। तो M2 M3 क्वेश्चन में गिवन था, वो उसने कहा था कि 1 के इक्वल है, ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ जो अननोन बचता है वो है D2, ठीक है, सिर्फ D2 अननोन है। तो अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें A1 A2 A3 फाइंड आउट करने हैं कि वो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो A1 A2 A3 फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, अच्छा आगे आए, ZR जो है ZR वो कितना दिया हुआ है वो हम निकालते होते हैं, जो आपका रिलायबिलिटी है ना, रिलायबिलिटी दैट इज 95%, ठीक है। तो ZR आप अपने टेबल से निकालेंगे, टेबल 4.4 से निकालेंगे, ठीक है। तो 4.4 से जाते हैं टेबल, ये आपका जी आ गया टेबल 4.4, यहाँ से हम ZR निकालते हैं, दिस इज आवर रिलायबिलिटी, ठीक है। अब ये टेबल देखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक देख लें, वो कैसे कि रिलायबिलिटी है हमारे पास 90 80 70 60 और 50, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 95 गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे कि अगर एग्जैक्टली रिलायबिलिटी 90 होगी तो आपका जो ZR है वो होगा -1.282, ठीक है, और 95 का क्या मतलब हुआ कि 95 का मतलब दिस इज R, और ये 0 है तो ये 90 है, 1 है तो 91 92 93 94 एंड 95, ठीक है। तो ये 95% रिलायबिलिटी के अगेंस्ट हमारा जो ZR निकला है वो है 1.645, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में गिवन भी है टू बी 95% कॉन्फिडेंट दैट द पेमेंट विल रिमेन at or above its terminal serviceability, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ZR वैल्यू 1-1.645 would be used, ठीक है, ये चीज। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ 90 ये तो 95 और 98 के लिए -2.326 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 55 आपको दे दूं तो इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी 0.125, 50% रिलायबिलिटी पे जो ZR है वो 0 होगा, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे। अच्छा, लेयर कोएफिशिएंट्स के लिए भी यहीं से बता देता हूँ, टेबल सामने है। अच्छा, वेरिंग सरफेस के लिए उसने कहा HMA सैंड मिक्स एस्फॉल्ट कंक्रीट होगा तो 0.35 है, हॉट मिक्स एस्फॉल्ट तो कंक्रीट होगा 0.44 है। तो वेरिंग सरफेस तो इट मींस कि हमारा A1 जो है वो 0.44 आ जाएगा। बेस के लिए उसने कंडीशन गिवन होगी कि बेस में आपने जो मटेरियल यूज किया होगा उसके अगेंस्ट आप यहाँ से उसका कोएफिशिएंट देखेंगे और वो आपका A2 होगा। सिमिलरली सब बेस के लिए क्रश्ड स्टोन ही यूज होता है तो उसका जो कोएफिशिएंट है यानी कि A3 वो 0.11 होगा। यानी कि हमारे दो फैक्टर जो है वो यहाँ से हमारे फाइनल हो गए। एक फैक्टर कौन सा, एक यानी कि A3 which is 0.11,
A1 is 0.44 एंड A2 हमने फाइंड आउट करना है। A2 के लिए उसने कंडीशन हम देखते हैं कि वो कौन सी है। तो A2 उसने हॉट मिक्स एस्फॉल्ट कंक्रीट की मेरे ख्याल से दी है। सो लेट मी वेरीफाई इट वंस अगेन। ठीक है, there is a 10 inches of crushed stone sub base, ठीक है, thickness required for the base if the soil cement is the material to be used, soil cement, sorry, तो soil cement ये वाला, ठीक है, तो A2 is our 0.2, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इनको हाईलाइट कर देता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए 0.44, यानी कि these are our A1, A2 and A3s, ठीक है, A1, A2 and A3, ठीक है। ZR भी हमारा फाइनल हो गया। अच्छा, किधर थे हम? -1.645, ठीक है, ZR भी हो गया। और वो कहते हैं कि जब हमने उस A1, A2, A3 फाइंड आउट करके उस इक्वेशन में पुट किए, कौन सी में, 4.3 में, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल नंबर आया कितना, 3.94, ठीक है, जो कि हमने एज्यूम किया था कितना, हमने 4 किया था, दिस इज 3.94, यानी कि काफी हद तक करीब करीब है, ठीक है। Figure 4.5 can also be used to arrive at an approximate solution for structural number. Note that this is very close to the value that was assumed, which is SN 4.0. To get the load equivalency factor from 4.1, 2 and 3, equation 4.1 gave structural number 4.5. Structural number 5. We will go back and compute total axial accumulation using structural number of 5 and read the axial load equivalency factor. उनको दोबारा से हम रीड करेंगे। यूजुअली वन इटरेशन इस तरह से हम यूज करते होते हैं, वो ये कह रहा है, ठीक है, गिवन दैट SN is equal to this, कैन बी राइट A1 जो मैं बात कर रहा था 0.44, A2 0.2, A3 0.11, ठीक है, M2 और M3 गिवन है, D1 10 इंचेस था, D1 4 इंचेस था, D3 था हमारा 10 इंचेस, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल नंबर यहाँ पे हमने पुट किया, इधर आए 0.44 into 4 0. अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो पीछे मैंने इंग्लिश रीड की लेकिन आपको बताया नहीं, वो ये चीज है कि हमने एज्यूम किया था क्या, स्ट्रक्चरल नंबर कितना, हमने एज्यूम किया था स्ट्रक्चरल नंबर 4 और हमारी कैलकुलेशन आई है 3.94 व्हिच इज वेरी क्लोज। तो अब हम क्या करेंगे कि मतलब जो अगले के लिए आप इक्वेशन 4 पॉइंट मतलब इस हमारे जो आपके लिए जो हमारा स्ट्रक्चरल नंबर है 3.94 आ गया, ठीक है। नहीं मतलब मैं थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने 4 को एज्यूम करके पहले D2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला D2 आपके पास D2 आ जाएगी, ठीक है। पीछे जाए इक्वेशन 4.1 कौन सी है, वो जो बड़ी इक्वेशन जो मैंने आपके स्लाइड में भी डाली थी, इसका अल्टरनेट ये वाली 4.1। अब इसमें वो कह रहा है लॉग ऑफ W18 भी है हमारे पास, ठीक है, W18 वही जो हमने निकाला है 9 मिलियन, ठीक है, 9 मिलियन वो हमारा W18 है। ZR भी हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, ये लॉग है, ये तो सिंपल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है, ये सारी की सारी MR भी हमें पता है, डेल्टा PSI पता है, तो सिर्फ जो नहीं पता हमें वो है स्ट्रक्चरल नंबर। तो वो कह रहा है कि हम वो सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो स्ट्रक्चरल नंबर आया वो कह रहे हैं 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब एक तरफ हमारे पास स्ट्रक्चरल नंबर 5 आ रहा है इस इक्वेशन से, बड़ी इक्वेशन से,
और इस इक्वेशन का अल्टरनेट हमारे पास ये नोमोग्राफ है, लेकिन जो ज्यादा प्रिसाइज है वो इक्वेशन है, ठीक है। नोमोग्राफ इज द शॉर्टकट, ठीक है। इससे बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज नहीं आती, लेकिन उसकी करीब तरीन होती है। अच्छा, पहले आप आएंगे इधर, इस बात को समझते हैं कि इसने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि जो आपने जब सॉल्व किया, सॉल्विंग इक्वेशन 4.3 फॉर स्ट्रक्चरल नंबर using an equation solver on a calculator or computer with Z or this। अच्छा, उसने एक बात जो गलत की है वो ये कि दिस इज नॉट इक्वेशन 4.3, ये इक्वेशन 4.1 है, ठीक है। 4.1 आएगा। हमने जो एक चीज कंफर्म यहाँ से हुई है वो क्या हुई है कि जो स्ट्रक्चरल नंबर हमने 4 एज्यूम किया था वो इसलिए एज्यूम किया था कि ये जो टेबल्स जहां से हमने ये रीडिंग नोट की है ना, रीडिंग नोट करने में हमें सिर्फ आसानी हो, ठीक है। रीडिंग नोट करने की हद तक वो जो हमारी एजम्पशन थी वो ठीक थी, ठीक है। वो 4 जो था वो हमने लिया रीडिंग नोट करने की हद तक। आई रिपीट कि वो जो स्ट्रक्चरल नंबर 4 हमने नोट एज्यूम किया था वो सिर्फ टेबल से इक्विवेलेंसी फैक्टर्स को रीड करने के लिए था, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चरल नंबर हम अपनी इक्वेशन जो 4.1 है वहां से निकालेंगे। आई समझ? ये दोबारा से रिपीट करूं। जी सर, सर, ओके सर। ठीक है कि स्ट्रक्चरल नंबर जो हमने एज्यूम किया वो सिर्फ टेबल से वैल्यू देखने की हद तक था। एक्चुअल स्ट्रक्चरल नंबर हम इक्वेशन 4.1 से निकालेंगे जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं जी आगे, वो आगे जी स्ट्रक्चरल नंबर 3.94। अब ये 3.94 वो कह रहे हैं कि हमारे एजम्पशन के बिल्कुल करीब है, तो हम इसको ऐसे ही चला लेते हैं, कहते हैं जी ठीक है 3.94 को हमने यूज कर लिया और वही जो पिछले हमारी कैलकुलेशन थी उसमें उसको हमने कह दिया कि ये ठीक है। अगर अगर हम यहाँ पे ये जो नीचे उसने क्या कह रहे हैं, ये जो सारी इंग्लिश लिखी हुई है कि वो कहते हैं कि अगर सॉरी यहाँ से आगे इफ ये इक्वेशन ये जो चीज इसको मैं हाईलाइट इसको कर देता हूँ मैं अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन ये कह रहा है कि इसमें कि अगर आप स्ट्रक्चरल नंबर जो स्टार्ट के प्रॉब्लम के बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप स्ट्रक्चरल नंबर 5 एज्यूम करते तो फिर क्या होता, फिर आपका आपने आप 5 एज्यूम करके ये सारा प्रोसेस कर लेते और जब आप इनिशियली आके अपनी 4.1 इक्वेशन सॉल्व करते और वहां से स्ट्रक्चरल नंबर निकालते तो उसमें बहुत बड़ा गैप होता। तो फिर आप क्या करते, फिर आपको आइट्रेशन करना पड़ती। आइट्रेशन कैसे? फिर आपको जो नया स्ट्रक्चरल नंबर आता है ना, नए स्ट्रक्चरल नंबर के अगेंस्ट आप इन टेबल से दोबारा से वैल्यूज रीड करते हैं। लेट्स से आपका नया स्ट्रक्चरल नंबर आ गया कितना, लेट्स से मैं कहता हूं कि आपका 3.9 आ गया, तो 3 और 4 है यहाँ पे गिवन। तो यहाँ से अगर आप इक्विवेलेंसी फैक्टर रीड करें वो तो आपके पास नहीं है, नहीं आएगा डायरेक्ट, तो आप इन दोनों के दरमियान आइट्रेशन करेंगे। आइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन आपके पास एक नया स्ट्रक्चरल नंबर आएगा 3.94 वाला। लेट्स से मैं उसी को अज्यूम करता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं मैंने इनिशियली 5 अज्यूम किया और मेरा जो मैंने कैलकुलेट किया इक्वेशन 4.1 से वो 5 से बहुत दूर आया, यानी कि बहुत कम आ गया, या 4.5 आ गया या 4 आ गया, ठीक है। 4.5 आ जाता है लेट्स से, ठीक है। तो फिर इन मेरा जो नया इक्विवेलेंसी फैक्टर होगा वो इन दोनों का मीडियन होगा अगर 4.5 आता है। अगर 4.5 नहीं आता फिर आप इन दोनों के दरमियान वो इंटरपोलेशन करके, इंटरपोलेशन का आई होप आप सबको आइडिया होगा कि कैसे करते हैं। इंटरपोलेशन करके वहां से आप नए स्ट्रक्चरल नंबर रीड करेंगे और उसके अगेंस्ट आप अपने जो है ना ये नए फैक्टर्स हैं, यानी कि इसी प्रॉब्लम को दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। ये वो कहानी बता रहा है कि अगर आप 5 एज्यूम करते तो आपको ये सारे के सारे टेबल्स दोबारा से रीड करने पड़ते और फिर आप अपना जो है नया स्ट्रक्चरल नंबर फाइंड आउट करते, ठीक है।
तो गिवन दैट स्ट्रक्चरल नंबर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 3.94 आ गया हमारे पास, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चरल नंबर 3.94 आने के बाद 3.94 भी आ गया। अब हमारे पास सिर्फ D2 अननोन है, ठीक है। तो D2 अननोन था तो हमने सिंपल से इसको सॉल्व किया, तो D2 हमारे पास आ गया 5.4 इंचेस। अब 5.4 है जो है ये एक आपके लिए एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5.4 इंचेस आप ठेकेदार को कह रहे हैं कि 5.4 इंचेस की मैंने बेस बनानी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, और ये राउंड ऑफ करना भी एक तरह से हायर साइड पे राउंड ऑफ करना एक सेफर साइड है, ठीक है। तो आप 5.5 इंच ले लें कि आपकी जो D2 जो थिकनेस है वो आप कितनी ले लेंगे, आपका आंसर है 5.5 inches, which be a conservative estimate and allow for variation in construction. Rounding up to the nearest 0.5 inch is a safe practice, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा था कि ये वैसे सेफ प्रैक्टिस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, ठीक है। कैसे? थ्रू अ स्ट्रक्चरल नंबर डिटर्मिनेशन, यानी कि स्ट्रक्चरल नंबर हमने डिटरमिन किया और उसके डिटर्मिनेशन के बाद, यानी कि स्ट्रक्चरल नंबर इनिशियली हमने एज्यूम किया, एज्यूम करने से हमने वो सारे के सारे जो इक्विवेलेंसी फैक्टर्स थे वो टेबल से देखे। फिर जब हमारे पास सारी चीजें आ गई, फिर हमने इक्वेशन 4.1 जो बहुत बड़ी इक्वेशन है उसमें सारे इनपुट्स डाले और वहां से इक्वेशन सॉल्वर इक्वेशन कैलकुलेटर से हमने हमारे पास जो स्ट्रक्चरल नंबर नया आया वो 3.94 आ गया, ठीक है। और 3.94 को जब हमने यहाँ पे पुट किया और फिर उसके बाद हमने D2 जो कि हमारे पास अकेला अननोन था, तो फिर हमने D2 हमारे पास आ गया 5.5 इंचेस। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन का, ठीक है। तो डिजाइन बेसिकली यही चीज है कि आपको इनपुट डेटा गिवन होता है, आपने लेयर्स की थिकनेस फाइंड आउट करनी होती है। मेथड कोई भी हो सकता है। अब ये मेथड था कि हमने स्ट्रक्चरल नंबर के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये टेबल हमें गिवन होगा उधर पेपर में, अगर ये सवाल आता है तो ये टेबल हमें वहाँ पे गिवन होगा? बिल्कुल टेबल गिवन होगा, सारे टेबल्स गिवन होंगे। जो चीज गिवन नहीं होगी वो आपको प्रोवाइड की होगी, अदरवाइज ये टेबल जिस तरह के से आप मिड्स में आपको फार्मूला शीट और टेबल्स अलाउड थे, इसी तरह फाइनल में आपको गिवन होंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो इस न्यूमेरिकल के समझने में? नो सर। नहीं है, नहीं है। इक्विवेलेंट फैक्टर सर ऐड किए थे, वो सर क्यों किए थे और उसका क्या हिसाब है? सॉरी, जो सर हमने फैक्टर निकाल के 3 ऐड किए थे सर। फैक्टर निकाल के किस में ऐड किए थे? मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमने तीन फैक्टर निकाले वो हमने बेसिकली जी सर। हमें यहाँ पे अगर आप आए प्रॉब्लम के स्टार्ट में, ये इतना सारा डेटा गिवन है ट्रैफिक का सारा, ठीक है। कहां से नीचे फॉर डिजाइन से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा ट्रैफिक का डेटा गिवन है। अब हम हमारे पास कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हम कार्स के लिए अलग से टेबल्स देखें, सिंगल यूनिट ट्रक्स के लिए अलग से देखें, वैन्स के लिए अलग से देखें, सेमी ट्रेलर ट्रक। हमने सारे के सारे जो ट्रैफिक को कन्वर्ट किया किसमें? एक ही स्टैंडर्ड में, वो है इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोडिंग या इक्विवेलेंट सिंगल एक्सेल लोडिंग, जो हमने ईजल पढ़ा था, ठीक है, ESAL। ईजल में कन्वर्ट करने के लिए हमने वो फैक्टर्स देखे, फिर उसके बाद हमने इस डेटा को हर एक उसके कोरेस्पोंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कम्युलेटिव ये चीज आ गई, ईजल आ गई, टोटल ईजल, ठीक है। ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई है और इसको हमने डिजाइन लाइफ में 10 साल बताई थी, तो 365 into 10 किया तो ये हमारे पास टोटल ईजल आ गए 10 साल के लिए, ठीक है। ये 1 साल के थे 2, 4, 6, 7 और इसी तरह ये 10 साल के हैं। आई समझ?
रजा मोहम्मद, आपने क्वेश्चन किया था। जी सर, मैं वो पूछ रहा था कि वो जो तीनों फैक्टर हमने अलग-अलग से जमा किए थे वो हमें कैसे पता है कि किसको क्यों करना है, किस इसके साथ ऐड? तीनों फैक्टर आप यहाँ से मुझे देख के बताएं, मतलब ये चीज आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी सर। जी अब सर, ये यहाँ जो 2 कैप सिंगल एक्सेल है, फिर 8 कैप और 22 कैप हमने ये अलग से ऐड किए हैं एक दूसरे के साथ और नीचे वाले अलग से ऐड किए थे। वो इसलिए कि ये देखें, यहाँ पे गिवन है ना, देखें 2 की सिंगल एक्सेल क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन है, ये सारे का सारा क्वेश्चन है। 2 की चूंकि ये कैटेगरी अलग है, कार पिकअप और लाइट रेंज की ये कैटेगरी है, इसी तरह ये सिंगल एक्सेल यूनिट ट्रक की कैटेगरी है। अच्छा, इन दोनों को ऐड क्यों किया 8000 और 22000 को? वो इसलिए ऐड किया, ये है स्टीयरिंग एक्सेल, फ्रंट एक्सेल ये किसी भी गाड़ी का, और ये है ड्राइविंग एक्सेल जो पिछला एक्सेल होता है गाड़ी में, ठीक है? तो अब चूंकि ये एक ही तरह की गाड़ी का एक्सेल है, तो इसलिए हमने इनके फैक्टर्स को ऐड किया है, ठीक है? इसका फैक्टर अलग है, इसका फैक्टर 0.0002 आया था, तो 2 था ये वाला 2, तो इस 2 के साथ 0.0002 मल्टीप्लाई किया, तो वो इसका फैक्टर हमारे पास अलग हो गया। इसी तरह सिंगल यूनिट ट्रक का इन दोनों का जो भी फैक्टर आएगा वो आपस में ऐड होगा। इसी तरह ट्रैक्टर, सेमी ट्रेलर जो है, इन तीनों के जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। तो ये चीज पूछ रहे थे आप? जी सर, सही हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि एक ही तरह की कैटेगरी के फैक्टर जो ट्रैफिक के जो फैक्टर्स हैं वो आपस में ऐड अप हुए हैं। सही है सर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम। तो अब नमाज की ब्रेक करते हैं, फिर हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, let us resume the flexible pavement design. Here we have another example. This example focuses on the reliability assessment. Now, you all have already already you have seen what is reliability. Reliability is how much confident you are about your design. In case of flexible pavement, like how much confident you are that this pavement will survive for this much number of years. ठीक है? So reliability basically आपके उस एक confidence को बताते हैं कि कितने साल तक, यानी कि आप कितना श्योर है कि ये चीज इतने साल चलेगी, ठीक है? ये चीज है। तो इस प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं जरा आपको पीछे इसकी एक डेफिनेशन वाली साइड ले जाऊं, जो इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन थी, वो यहाँ पे कहीं होगी। बल्कि जो आपको लेक्चर में दिया था उसमें था कहीं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो बुक है, मैं एक बार लेक्चर में देख लेता हूँ। हाँ जी, तो अगर मैं आपसे अपनी दोबारा स्क्रीन शेयर करूं, तो ये है रिलायबिलिटी, ठीक है? Structural design of pavement is fraught with uncertainty. Designers choose a level of assurance that the pavement will survive, will service the period for which it was designed. कि reliability जो है वो minimum locals के लिए 50% होती है, और इसी तरह उनके लिए maximum 80% होती है। Interstate highways, दूसरा motorways, expressways, freeways, उनके लिए 95 to 99.9% भी होती है। यानी कि जितनी रिलायबिलिटी आपको आप बढ़ाते जाएंगे, इट मींस कि उतना ही आप अपना क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं।
तो अगर मैं कहता हूँ ना लेट्स से ये जो अच्छा पिछला प्रॉब्लम हमने किया उसमें रिलायबिलिटी हमने 90% रखा था, 90 था या 95 था, 95% था, सर 95 था। तो इट मींस कि मैं 95% श्योर था कि वो पेमेंट की जो डिजाइन लाइफ है वो 10 साल है। अगर मैं उसको 99.9 पे या 100 पे ले आता हूँ तो फिर उसकी 10 साल से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी लाइफ, यानी कि 100% श्योरिटी के साथ आप कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर करेंगे तो फिर क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर उसकी डिजाइन लाइफ कम हो जाएगी इन केस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आप सबको यानी कि एक होता है ना कि भरोसा, कितना भरोसे के साथ आप ये बात कह रहे हैं। मतलब आप अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो मैं आपको कहता हूँ हाउ श्योर यू आर, कितना कितना आपको यकीन है इस बात पे जो आप कहने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी इज बेसिकली द सेम थिंग जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, प्रॉब्लम 4.2 reliability assessment. A flexible pavement is constructed with 4 inches of HMA, 8 inches of aggregate bituminous base and 8 inches of crushed stone. It means के D1, D2, D3 तीनों चीजें given है, ठीक है। The subgrade has a soil resilient modulus MR कितना है जी 10,000। MR से के अगेंस्ट हम ZR निकालते हैं या मेरे ख्याल से जो भी है, ठीक है। MR आ गया हमारे पास 10,000, M2 and N3 equal to 1, ठीक है। ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन S0 0.5, इनिशियल PSI 4.5, TSI 2.5, ठीक है। डेली ट्रैफिक हैज 1080, ठीक है। 1080 20 kf सिंगल एक्सिस, 20 kf उसका लोड है और 1080 नंबर ऑफ रिपीटिशंस है, ठीक है। इसी तरह 400 नंबर ऑफ रिपीटिशंस है और 24 की उसका लोड है, 680 and 40 kf tandem axles. How many years would you estimate this pavement would last? यानी कि if you wanted to be 90% confident that your estimate was not too high, and if you want to be 99% confident that your estimate was not too high, मतलब वही बातें कह रहा है जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताई कि आपने एक बार उसकी सर्विस लाइफ निकालनी है, 90% के साथ आपने इसकी सर्विस लाइफ निकालनी है रिलायबिलिटी के साथ। फिर इसी तरह आपने अपने रिलायबिलिटी को 99% पे ले जाए तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पे कितना असर पड़ रहा है, यानी कि 99% आप श्योर है कि आपकी इस पेमेंट में डिजाइन लाइफ इतनी है, और इसी तरह हाउ 90% श्योरिटी के साथ आपकी पेमेंट में डिजाइन लाइफ इतनी है वो आप बताएंगे इसमें, ठीक है। इट मींस कि इस प्रॉब्लम में आपको सारी चीजें गिवन है, सिर्फ आपने उसकी डिजाइन लाइफ को असेस करना है with 2 different parameters. Sorry, पैरामीटर सेम है, क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम की समझ आ गई सबको कि आपने बताना है कि आप इस डिजाइन लाइफ के साथ कितना श्योर है ये इसकी लाइफ है। अच्छा, ये सिंपल सा है, पीछे हमने जो सारी कैलकुलेशन कर ली है तो इसमें हमें ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं जरूरत, क्योंकि आप आई होप आप ऑलरेडी आप समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, A1 वही टेबल से 4.44 है, A2 0.3 है, A3 0.11 है। ये जो फैक्टर्स है कौन से, ये 0.44, 0.11 और 0.3 है इधर। इट मींस कि एग्रीगेट बिटुमिनस इमल्शन एग्रीगेट बिटुमिनस बेस की हमारे पास ये वाली सरफेस गिवन है, ठीक है। तो इसलिए 0.3 है, यहां से हम वेरीफाई कर लेते हैं 4.2, हाँ इमल्शन एग्रीगेट बिटुमिनस बेस, ठीक है। तो इसलिए उसका A2 जो होगा वो 0.3 होगा। D1 D2 D3 गिवन है ऑलरेडी, M3 जो है 1 है सब, ठीक है। M2 भी 1 है, M2 M3 1 है। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास
एक्चुअल या एक्यूरेट स्ट्रक्चरल नंबर आ गया 5.04। अच्छा, अब हम जाते हैं इसकी तरफ, स्ट्रक्चरल नंबर आ गया। फॉर द डेली एक्सेल लोड्स इक्विवेलेंसी फैक्टर्स हमने देख लिए टेबल 4.1 से 4. इसी तरह 4.1 4.2 से ये एग्जाम क्या आपने देख लिए जो इक्विवेलेंसी फैक्टर्स हैं। स्ट्रक्चरल नंबर हमारा 5.04 है, तो हमने बात की थी कि हम इसको टू द नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट 5 इज, अब हम 5.05 भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास पीछे जो टेबल्स हैं उसमें 5.05 के अगेंस्ट हमें आइटरेशन करके बार-बार जाना, तो 5.04 है, तो 5 इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट, ठीक है। तो आप इसको 5 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, व्हिच इज वेरी क्लोज टू 5.04 कंप्यूटर अबाउट, ठीक है। अच्छा, 20 कीप सिंगल एक्सेल 4.1 पे जाऊं, अगर मैं 20 कीप सिंगल एक्सेल टेबल 4.1 4.1 सिंगल एक्सेल और 20 कीप, लेकिन यहाँ पे क्या चीज चेंज है, स्ट्रक्चरल नंबर 5 है, ठीक है। तो 20 कीप यहाँ से आप यहाँ पे आए तो 1.51, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह आगे आए आप, दूसरा क्या है कि 24 की सिंगल एक्सेल, वो टेबल 4.1 आप देखेंगे और स्ट्रक्चरल नंबर 5 देखेंगे, तो उसके अगेंस्ट आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली 40 की टेंडम एक्सेल, इस टेंडम एक्सेल के लिए 4.2 हम टेबल देखते होते हैं, तो 40 की टेंडम एक्सेल पे जाएं आप। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए उन्होंने आपको ट्रैफिक नहीं दिया, डायरेक्ट आपको लोडिंग दी हुई है, तो आपको उस चीज से बचा लिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। लोडिंग मतलब नंबर ऑफ वो जो ट्रैफिक होता है, जिसमें पीछे हमें ट्रैफिक जो 4.1 में लंबी डिटेल्स गिवन थी कि आप फ्रंट एक्सेल इतने बैक वाला इतने, ड्राइविंग एक्सेल और स्टीयरिंग एक्सेल दोनों अलग अलग गिवन थे। अच्छा, हम टेबल 4.2 में देखेंगे और लोडिंग कितनी थी, 24 था या 42 था, 42 था आई थिंक, ठीक है। 42 और यहाँ से स्ट्रक्चरल नंबर 5, तो 42 और यहाँ पे आए आप तो दिस इज 2.51। अगर मैंने लोडिंग सही देखी है तो फिर 2.51 ही होगा, ठीक है। और 40 के 42 नहीं था, 40 था, पीछे जाए, मैंने 42 के अगेंस्ट देखा है, ये 42 नहीं है 40 है, 2.08 आएगा, ठीक है। ये चीज है, 2.51 नहीं है, 2.08, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी, हमारे पास लोडिंग ही आ गई। अब आपने इसको कैसे करेंगे, फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिपीटिशंस। नंबर ऑफ रिपीटिशंस कितनी थी, 1080, फैक्टर था 1.51 इंटू 1080, इसी तरह 3.03 इंटू 400 और इसी तरह 2.08 इंटू 680। तो ये प्लस के ये आपके पास आ गया ईजल्स, टोटल ईजल आ गए, ठीक है। और ये आए एक दिन के, डेली के आ गए। अब आपने क्या निकालना है, ये एक दिन के आ गए, आपने डिजाइन लाइफ निकालनी है। अब लाइफ के लिए थोड़ा सा आपने अपना जो ट्रिक है वो अलग से यूज करनी है, ठीक है। वो कैसे, सारे का सारा डेटा आपके पास है ऑलरेडी, आप इस सारे डेटा को यूज करेंगे इसमें इक्वेशन 4.1, वो जो लंबी इक्वेशन है, ठीक है, जो कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 4.1 में सारी चीजें पुट करते हैं जी, क्या क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, स्ट्रक्चरल नंबर भी है, डेल्टा पीएसआई भी है, एमआर भी है, रिलायबिलिटी। अच्छा, यहां से उसी इक्वेशन को हम दो बार यूज करेंगे। कैसे, जब हम रिलायबिलिटी 90% रखेंगे
तो ZR हमारे पास कुछ और होगा। जब हम रिलायबिलिटी 99% रखेंगे तो ZR हमारे पास कुछ और होगा। ये आप देख भी रहे हैं कि 90% के साथ ZR की वैल्यू जो है कम है और 99% के साथ इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, मतलब क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इन पीछे इक्वेशन 4.1 में जाएं आप यहाँ पे। ठीक है, ZR का लिंक है किसके साथ? रिलायबिलिटी के साथ। ठीक है, इस चीज का। अब आप क्या करेंगे? MR भी गिवन है आपको, स्ट्रक्चरल नंबर भी आपके पास है, डेल्टा PSI भी है और बस यही चीजें। लॉग तो वो खुद ही कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर। तो सिर्फ जो चीज है ZR, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है आपके पास। ZR जब आप 90% रखेंगे तो ZR की वैल्यू कुछ और होगी। उसके लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपके पास W18 आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर आपने जब ZR की वैल्यू जो रिलायबिलिटी को 99% में ले गए तो ZR की वैल्यू चेंज होगी, तो आपके पास एक अलग से W18 आ जाएगा। ठीक है, तो दो आपके पास W18 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं W18 इज, जब आपने 90% रखा तो W18 ये आ गया कितना? 26 मिलियन। और इसी तरह जब आपने इसको रखा 99% तो आपके पास W18 आ गया 7 मिलियन। ठीक है, देखें 26 90% के साथ 26 मिलियन है और 99% के साथ कितना क्राइटेरिया कम हो गया? 7 मिलियन पे आ गया। अब सिंपल है, आप इसको ईयर से डिवाइड करेंगे। डेली ट्रैफिक मल्टीप्लाई बाय 365, इसको आपने डिवाइडेड बाय, यानी कि टोटल ट्रैफिक को आपने डेली ट्रैफिक और मल्टीप्लाई बाय 365 डेज से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास उसका ईयर में आंसर आ गया, उसकी डिजाइन लाइफ आ गई। ठीक है, तो 16.82 इयर्स आ गए। जब आपने रिलायबिलिटी आपकी 90% थी तो उसकी डिजाइन लाइफ आई 16.82 इयर्स। और जब आपकी रिलायबिलिटी 99% हो गई तो फिर वही काम किया, डिनोमिनेटर सेम है आपका, सिर्फ नॉमिनेटर चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपकी डिजाइन लाइफ आ गई 5 इयर्स, 5.05 इयर्स। तो आप देख लें कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, तो this example demonstrates that the large impact that chosen reliability value can have on pavement design, यानी कि जितनी ज्यादा reliability चूज करेंगे उतना ज्यादा उसकी डिजाइन लाइफ पे असर पड़ेगा। ठीक है, so this was all about flexible pavement design. अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो you can ask. हाँ जी, नहीं है सर।